आज हम एक बड़े मजेदार सवाल पर बात करने वाले हैं। जी। अगर किसी को अपना काम शुरू करना हो, मतलब अपना बिजनेस, तो वो कौन से रास्ते हैं जहां कामयाबी मिलने के चांस सबसे ज्यादा है? बहुत जरूरी सवाल है ये। टॉप 4 बिजनेस आइडियाज। और ये वीडियो शुरू होता है एक बहुत ही जबरदस्त लाइन से। कौन सी? नौकरी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन सपने कभी नहीं। सोर्स का दावा है कि दुनिया का 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। हाँ। और उनमें से कोई भी नौकरी नहीं करता। ये लाइन सुनकर तो मतलब किसी का भी मन करेगा कि चलो आज ही नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत मोटिवेट करने वाली बात है। लेकिन वीडियो में सिक्के का दूसरा पहलू भी तुरंत दिखाया गया है, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा? वो कहते हैं कि 90% नए बिजनेस फेल हो जाते हैं। ओहो। इस साल ही करीब 1,67,000 नए स्टार्टअप्स बने, जो पिछले साल से 7.5% ज्यादा है। जी। मतलब जितने ज्यादा लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा फेल भी हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, तो वो 10% सफल लोग क्या अलग कर रहे हैं? सही पॉइंट है। इस वीडियो का दावा है कि वो सही सेक्टर चुन रहे हैं। तो चलिए आज इस दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इन सदाबहार सेक्टर्स का राज क्या है। सही कहा। आज हम इन 4 आइडियाज को सिर्फ लिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे की सोच क्या है। वो कौन सी बुनियादी जरूरतें हैं जो इन सेक्टर्स को इतना मजबूत बनाती हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सेक्टर कौन सा है? पहला सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स। ट्रांसपोर्टेशन यानी किसी भी चीज को या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ज़ेप्टो, रैपिडो, ये सारे बड़े नाम इसी एक आइडिया पर बने हैं। अरे वाह, ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। Amazon ने भारत में 2013 में काम शुरू किया और 2022 में सिर्फ भारत से 21,462 करोड़ का बिजनेस किया। 21,000 करोड़? और फ्लिपकार्ट वो तो करीब 50,000 करोड़ का सालाना कारोबार कर रहा है। सोचने वाली बात है कि ये कंपनियां हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन गई हैं और कितनी तेजी से बनी है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनियां खुद कोई सामान नहीं बनाती। हाँ, ये बात सही है। Amazon कोई किताब नहीं लिखता, स्विगी कोई खाना नहीं बनाता। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक पुल है जो बेचने वाले और खरीदने वाले को जोड़ता है। मतलब ये बिचौलिए हैं, लेकिन एक नए जमाने के डिजिटल बिचौलिए। बिल्कुल। सोसी ने इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस। इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस मतलब आप खुद ट्रक या टैक्सी नहीं चला रहे हैं, आप एक तरह से डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। आप बताते हैं कि किस ड्राइवर को किस सवारी तक जाना है या किस डिलीवरी पार्टनर को किस रेस्टोरेंट से खाना उठाना है, और इस मैच मेकिंग के लिए आप एक छोटा सा कमीशन लेते हैं। तो इन्होंने बस एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। हाँ, बेचने वाले को ग्राहक ढूंढने की और ग्राहक को बाजार जाकर मोल भाव करने की। तो ये तो हुई Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों की बात। पर अगर कोई छोटा उद्यमता, मतलब कोई नया एंटरप्रेन्योर इसमें घुसना चाहे, तो क्या उसके लिए भी जगह है? मुकाबला तो बहुत ज्यादा लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो सीधे सीधे इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन इशारा करता है कि आपको Amazon से मुकाबला नहीं करना है। आप किसी छोटे खास बाजार को पकड़ सकते हैं। जैसे हो सकता है आप सिर्फ अपने शहर के अंदर ऑर्गेनिक सब्जियों की डिलीवरी का काम करें। अच्छा आइडिया है। या फिर हाथ से बने सामान को कारीगरों से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाएं। मूल सिद्धांत वो फंडा वही रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को हल करना। समझ गए। तो चीजों और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन सिर्फ भौतिक चीजों को ही क्यों, ज्ञान और कौशल को भी तो एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचाया जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शायद यही वजह है कि वीडियो का दूसरा आइडिया शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। शिक्षा, ये तो ऐसा सेक्टर है जो भारत में हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। हमेशा से। वीडियो में भी कहा गया है कि हर भारतीय माता पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी भर की कमाई ही क्यों न लगानी पड़े। हाँ, और इसी इमोशनल कनेक्शन की वजह से ये बाजार बहुत मजबूत है। लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहता है। क्या? कि शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री नहीं है। आज के जमाने में शिक्षा का मतलब है स्किल, यानी कोई हुनर सिखाना। अच्छा, तो मतलब पारंपरिक पढ़ाई से हटकर, जैसे कोई गिटार बजाना सिखाए या कोडिंग सिखाए। बिल्कुल। वीडियो में एक लाइन है, स्वेटर बुनने से लेकर रॉकेट चलाने तक। अगर आपके पास कोई भी हुनर है
तो आप उसे दूसरों को सिखा सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इसे बहुत आसान बना दिया है। बहुत ज्यादा। जरा इन कंपनियों के आंकड़े देखिए। उडेमी 2010 में शुरू हुई और आज $4 बिलियन की कंपनी है। $4 बिलियन। और अनअकैडमी 2015 में शुरू हुई और 2020 तक $3.4 बिलियन की बन गई। और बायजूस का उदाहरण देखिए, 2011 में शुरू हुई और 2018 तक $16.5 बिलियन की वैल्यूएशन। ये नंबर तो सुनने में भी बहुत बड़ा लगता है। और आम आदमी के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि उसे $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, नहीं। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाजार कितना बड़ा है। अगर बायजूस जैसे बड़े खिलाड़ी हैं तो इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। अगर आप इसका एक छोटा सा हिस्सा भी अपनी तरफ खींच सकें तो एक सफल बिजनेस बन सकता है। ये बात तो सही है कि स्किल सिखाने का बाजार बढ़ रहा है, लेकिन क्या इसमें पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो गई है? हर कोई आज यूट्यूबर या कोर्स क्रिएटर बनना चाहता है। ऐसे में एक नया इंसान कैसे अपनी जगह बनाएगा? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? स्रोत सीधे तौर पर इस कंपटीशन की बात नहीं करता, लेकिन वो अपना खुद का उदाहरण देता है। अच्छा। वीडियो बनाने वाले की कंपनी iDigitalpreneur, जो लोगों को डिजिटल स्किल्स और बिजनेस शुरू करना सिखाती है, वो खुद 2 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन पर पहुंच गई। अरे वाह! इससे ये पता चलता है कि अगर आप कोई खास समस्या हल कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो बाजार में हमेशा जगह होती है। शायद राज ये है कि आप सब कुछ सिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि किसी एक चीज में माहिर बने। सही है। तो हमने सामान पहुंचाने की बात की, फिर ज्ञान पहुंचाने की बात की, अब शायद सबसे जरूरी चीज की बारी है, पेट भरने की। बिल्कुल। तीसरा सेक्टर भोजन यानी फूड से जुड़ा है। हाँ, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं हो सकता। जैसा कि वीडियो में कहा गया है, भारत में लोग खाने के शौकीन हैं और यहाँ का खाना बहुत विविध है। हर 100 किलोमीटर पर स्वाद बदल जाता है। ये तो है। ये विविधता ही अपनी बात में बिजनेस के अनगिनत मौके पैदा करती है। ज़ोमैटो और स्विगी तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने 2 सबसे शक्तिशाली सेक्टर, खाना और ट्रांसपोर्ट को मिला दिया और एक कमाल का बिजनेस मॉडल बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने बस एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व की है। मुझे याद है, पहले जब कुछ बाहर से मंगवाने का मन करता था तो पहले वो मेन्यू कार्ड वाला पर्चा ढूंढो। हाँ, और फिर फोन करके उम्मीद करो कि वो सही ऑर्डर लिखेगा और समय पर पहुंचाएगा। इन ऐप्स ने उस पूरी झंझट को खत्म कर दिया। और सोर्स में सिर्फ ज़ोमैटो स्विगी ही नहीं, फ्रेश मेन्यू, फासूज, मैजिक पेन जैसे कई और नाम भी हैं। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है, ये तो बड़ी कंपनियां हैं, एक आम इंसान के लिए इस सेक्टर में क्या मौके हैं? वीडियो में तो आइडियाज की लाइन लगा दी है। आप एक फूड व्लॉगर या यूट्यूबर बन सकते हैं, अपने इलाके के छिपे हुए खाने के ठिकानों को दुनिया को दिखा सकते हैं। अगर आपको सेहत की समझ है तो आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। घर से टिफिन सर्विस या केटरिंग का काम तो एक क्लासिक बिजनेस आइडिया है ही। मुझे जो आइडिया सबसे दिलचस्प लगा वो था घर पर बने पालतू जानवरों के लिए भोजन। हाँ। या फिर अंकुरित अनाज बेचने का। ये बहुत छोटे और खास आइडिया लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत संभावना है। सही पकड़ा आपने। सफलता का मंत्र शायद यही है कि आप किसी बहुत खास जरूरत को पूरा करें। जैसे आजकल लोग अपने पालतू जानवरों की सेहत को लेकर बहुत जागरूक हैं। बिल्कुल। उन्हें बाजार के प्रोसेस्ड फूड का विकल्प चाहिए। यहाँ एक छोटा बिजनेस बहुत सफल हो सकता है। तो अब तक हमने 3 जरूरतों की बात की, कहीं पहुंचना, कुछ सीखना और खाना। ये तीनों ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब चौथे और आखिरी सेक्टर पर आते हैं। चौथा सेक्टर है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। और इसकी जरूरत को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता है जो भारत की आजादी से शुरू होती है। अच्छा, जनसंख्या से स्वास्थ्य का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। देखिए, 1947 में भारत की आबादी करीब 39 करोड़ थी। बस 39 करोड़? और 2022 तक ये 141 करोड़ हो गई। बाप रे! 75 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा लोग बढ़ गए। अब इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए ज्यादा आना चाहिए था। हाँ, इसीलिए 1960s के दशक में हरित क्रांति हुई। बिल्कुल। और हरित क्रांति में पैदावार बढ़ाने के लिए रसायनों, कीटनाशकों और उर्वरकों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ शहरों में प्रदूषण बढ़ा, पानी गंदा हुआ। सोर्स का तर्क है कि इन सब का मिला जुला असर हमारी सेहत पर पड़ा। कैसे? मधुमेह, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो पहले कभी कभार सुनने को मिलती थी, आज घर घर में आम हो गई हैं। वाओ, ये तो पूरी चेन है। आबादी बढ़ी, खाना बदला और बीमारियां बढ़ गईं। ये एक जबरदस्त विश्लेषण है। स्रोत यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन बनाता है, बढ़ती आबादी से लेकर बीमारियों तक। हालांकि ये थोड़ा सरलीकरण भी हो सकता है। हो सकता है। बीमारियों के पीछे कई और भी फैक्टर हैं,
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां एक बहुत बड़ी सच्चाई बन गई हैं और यहीं पर बिजनेस का मौका छिपा है। और कोविड ने तो लोगों को अपनी सेहत के बारे में और भी ज्यादा जागरूक कर दिया है। स्वास्थ्य बीमा का महत्व आज जितना लोग समझते हैं उतना पहले कभी नहीं समझते थे। सही कहा। इसलिए स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा सदाबहार क्षेत्र है जो कभी मंदी का मुंह नहीं देखेगा। वीडियो में नेटमेड्स, हेल्थफाइमी, फार्माइजी, टाटा हेल्थ और प्रैक्टो जैसे स्टार्टअप्स के नाम भी लिए गए हैं। हाँ, ये सब तो बहुत जाने पहचाने नाम है। और ये कंपनियां दिखाती हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन चारों सेक्टरों को देखें, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, खाना और हेल्थ, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। बिल्कुल। ये सारे बिजनेस किसी नए ट्रेंड या फैशन पर नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतों पर बने हैं। हमें कहीं जाना है, कुछ सीखना है, खाना खाना है और सेहतमंद रहना है। जी, स्रोत का असली तर्क यही है कि इन जरूरतों का मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। ये तो हो गई सेक्टर्स की बात, लेकिन वीडियो के शुरू में एक चेतावनी थी कि 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो सिर्फ सही सेक्टर चुन लेना ये तो काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सोर्स अपने सबसे जरूरी सलाह देता है। क्या है वो सलाह? वो कहता है कि 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बिना किसी तैयारी, बिना कोई हुनर सीखे अपना सारा पैसा लगाकर एक बड़ा जोखिम ले लेते हैं। वीडियो में इसके लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी गई है। ये लगभग वैसा ही है जैसे स्विमिंग पूल में तैरने का अभ्यास किए बिना सीधे समुद्र में कूद जाना। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। एकदम। कोई भी सीधे जाकर समुद्र में नहीं कूदता। पहले लोग पूल के उतले हिस्से में पैर मारना सीखते हैं, फिर गहरे हिस्से में जाते हैं। और जब वो एक अच्छे तैराक बन जाते हैं, तब जाकर वो समुद्र में उतरने की सोचते हैं। बिजनेस का भी यही नियम है। तो सलाह क्या है? लोग क्या करें? सलाह ये है कि पहले बिजनेस के मूल सिद्धांत सीखें। मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स कैसे होती है, ग्राहक से कैसे बात करते हैं, ये सब सीखें। अच्छा। और इसे सीखने के लिए आपको लाखों करोड़ों का निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप किसी ऐसे मॉडल से शुरुआत कर सकते हैं जहां आपका वित्तीय जोखिम लगभग शून्य हो। मतलब लर्न बिफोर यू अर्न या लर्न व्हाइल यू अर्न जैसा कुछ। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। एक बार जब आप ये बुनियादी बातें समझ जाते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तब आप अपना बड़ा आइडिया लेकर बाजार में उतर सकते हैं। तब सफलता के चांस ज्यादा होंगे। तब आपके सफल होने की संभावना उन 90% लोगों से कहीं ज्यादा होगी जो सीधे समुद्र में कूद गए थे। वीडियो में बनाने वाले अपनी कंपनी आई डिजिटलप्रेन्योर का जिक्र करते हैं कि वो इसी तरह का जोखिम मुक्त माहौल देते हैं। ये वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। अक्सर लोग सिर्फ बड़े आइडिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए जो छोटे छोटे कदम जरूरी हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एक अच्छा आइडिया जरूरी है, लेकिन हुनर और रणनीति के बिना वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, वो ये है कि 4 सदाबहार सेक्टर हैं: ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य। जी। और ये सभी इंसान की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं। और इन सेक्टर्स में सफलता पाने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही काफी नहीं है, बल्कि बिजनेस की बुनियादी समझ और कौशल होना भी उतना ही जरूरी है। शुरुआत हमेशा छोटे, कम जोखिम वाले कदमों से करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प मोड़ पर छोड़ जाता है। स्रोत ने ये तो बताया कि क्या व्यवसाय शुरू करें और ये भी बताया कि जोखिम से कैसे बचें, लेकिन इसके अंत में पैसे के उन गहरे रहस्यों का भी संकेत दिया गया है जो सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग करते हैं। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है, इन क्षेत्रों को चुनने और कौशल सीखने के अलावा धन निर्माण का वो कौन सा माइंडसेट या वित्तीय सिद्धांत है जो किसी भी उद्योग में सफलता की कहानी लिखता है। क्योंकि सिर्फ सही उद्योग चुन लेना और मेहनत करना ही अगर काफी होता तो शायद 90% लोग फेल नहीं होते। जरूर कोई और भी परत है जिसे समझना बाकी है।